अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। साहिवाल में सीटीडी के ऑपरेशन में 4 अफराद की हलाकत ने पुलिस के दावों पर सवालात खड़े कर दिए हैं। सीटीडी की कार्रवाई का निशाना बनने वाले अफराद दहशतगर्द थे या मासूम? वाकये में जख्मी होने वाले बच्चे और एनी शाहिदीन के बयानात ने इस बात को मशकूक बना दिया है। सिर्फ यही नहीं, सीटीडी के बदलते मौकिफ की वजह से भी ऑपरेशन पर सवालात उठ रहे हैं। पुलिस फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद की हलाकत का यह वाकया आज दोपहर टूल प्लाजा के करीब पेश आया। सीटीडी पुलिस ने इब्तदाई तौर पे अगवाकारों से 3 बच्चों की बाजियाबी का दावा किया, मगर बाद सीटीडी ने दावा किया कि मारे गए अफराद का ताल्लुक कलअदन तंजीम से था। आईजी पंजाब अमजद जावेद को पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक सीटीडी ने एक कार और मोटरसाइकिल को रोकने की कोशिश की, जिस पर कार में सवार अफराद ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में 2 खवातीन समेत 4 दहशतगर्द मारे गए। सीटीडी ने यह भी दावा किया कि ऑपरेशन में मारे गए अफराद असले और धमाका खेज मवाद के साथ साहिवाल जा रहे थे और चेकिंग से बचने के लिए खानदान के साथ सफर कर रहे थे। मगर वाकये में जख्मी होने वाले बच्चे उमैर ने जो बयान दिया है वो सीटीडी के दावों के बरक्स है। मुतासरा बच्चे के मुताबिक फैमिली चचा की शादी में शिरकत के लिए बुरेवाला जा रही थी। बच्चे का कहना है कि वो अपनी फैमिली के साथ बुरेवाला जा रहा था। इस वाकये में बच जाने वाले बच्चे का मौकिफ पुलिस के दावों से मुख्तलिफ है, मगर एनी शाहिदीन के दावों से मिलता जुलता है। एनी शाहिदीन के मुताबिक फायरिंग का निशाना बनने वाले गाड़ी लाहौर की जानिब से आ रही थी, जिसे एलीट फोर्सेस की गाड़ी ने रोका और फायरिंग कर दी, जबकि गाड़ी के अंदर से कोई मुजाहिमत नहीं हुई। एनी शाहिदीन बताते हैं कि गाड़ी में कपड़ों से भरे 3 बैग भी मौजूद थे, जिन्हें पुलिस अपने साथ ले गई। अब सूरत हाल यह है कि वाकये में मरने वालों के लवाहिकीन सरापा एहतजाज है। वजीर आजम इमरान खान ने वाकये का नोटिस लिया है, जबकि पुलिस ने भी तहकीकात का आगाज कर दिया है। तहकीकात कहां तक पहुंची है, पंजाब हुकूमत का मौकिफ लेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वजीर आला के तर्जुमान डॉक्टर शहबाज गिल साहब। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। इमरान खान साहब ने कहा, वजीर आजम ने कहा है कि तहकीकात की रिपोर्ट उन तक पहुंचाई जाए। अब तक किस नतीजे पर पहुंची है पुलिस और पंजाब हुकूमत की? ये वाकया क्या था? जो लोग मारे गए वो मासूम थे या जो सीटीडी का मौकिफ है वो दुरुस्त है? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये वाकया बहुत ही एक अफसोसनाक वाकया हुआ और बहुत ही तकलीफदेह वाकया है, क्योंकि इसमें छोटे बच्चे भी इन्वॉल्व थे, खवातीन भी इन्वॉल्व थी। इसमें अब 2 डिफरेंट पहलू स्टोरी के या इस इंसिडेंट के जो सामने आए हैं हमारे। एक पहलू इसका है जो हमें सीटीडी से और पुलिस से पता चला, जिसमें उनका पहलू ये कि ये दाइश का एक ग्रुप है जो इन्वॉल्व है मुल्तान में भी हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज के लोगों को मारने में, कत्ल करने में, शहीद करने में, और फैसलाबाद में भी एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की किलिंग में, उनकी शहादत में भी ये ग्रुप इन्वॉल्व था। इनको फॉलो किया जा रहा था और उनको एक मुस्तनद इंफॉर्मेशन थी कि आज इस गाड़ी में ये जो ज़ीशान नामी एक इसमें हलाकत हुई है, वो जो गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे वो मूव कर रहे थे इसमें टुवर्ड्स अनदर डेस्टिनेशन, जिसकी वजह से उन्होंने इन्हें, ये उनका मौक़िफ़ है कि उन्होंने इन्हें टोल प्लाजा के आगे जाके रोकने की कोशिश की। साहिवाल में ये नहीं रुके, इन्होंने वापस उन पर फायरिंग कर दी। इनके साथ एक मोटरसाइकिल था जिस पे 3 लोग सवार थे। उस मोटरसाइकिल से पहले फायरिंग हुई और फिर ज़ीशान साहब, उन्होंने जो सीटीडी का मौक़िफ़ है कि उन्होंने भी फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में और उस फायरिंग के दौरान ये हलाकतें हो गई। ये तो मौक़िफ़ उस तरफ से है। दूसरी तरफ का मौक़िफ़ भी आपने देख लिया, जिसमें बच्चे एक बयान दे रहे हैं, जिसमें जो लोग इसमें कत्ल हुए उनके लवाहिकीन दे रहे हैं। अब हमारे लिए गवर्नमेंट ऑफ द डे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें इंसाफ हो, इसमें किसी के साथ बेइंसाफी ना हो। प्राइम मिनिस्टर साहब इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। उन्होंने 2 से ज़्यादा बार उनकी बात हो चुकी है चीफ मिनिस्टर साहब के साथ। चीफ मिनिस्टर साहब की मल्टीपल टाइम्स बात हो चुकी है आईजी के साथ और दूसरे होम डिपार्टमेंट के साथ। मेरे साथ मल्टीपल उनके कॉन्टैक्ट्स हो चुके हैं। हम पिछले 4 घंटे से इसी केस पे कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। डिफरेंट लोग डिफरेंट इंफॉर्मेशन सीख कर रहे हैं और इसमें जो अभी की अपडेट है वो ये है कि जो सीटीडी के अहलकार इसमें मुलव्वस थे, चीफ मिनिस्टर साहब ने फौरी तौर पर हुक्म दिया कि उनको अरेस्ट किया जाए और पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया हुआ है। इस टाइम वो कस्टडी में है। उनके ऊपर कानून के मुताबिक कार्रवाई। ये बड़ी आप अहम बात बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो सीटीडी के ऑफिसर्स थे इस वाकये में, उनको अरेस्ट करने का हुक्म भी दिया गया है और उनको डिटेन कर लिया गया है। जी, मुझे जो अभी इंफॉर्मेशन आई है वो ये है कि उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी। इसके साथ साथ एक जीआईटी बना दी गई है जो इन्वेस्टिगेट करेगी, जो मुकम्मल देखेगी कि इसमें हकीकत क्या है, और हम जो पूरी हकीकत होगी वो हम आप सबके सामने लेके आएंगे। क्योंकि आप इसमें आप समझते होंगे कि एज अ गवर्नमेंट ऑफ द डे, या अब मेरे लिए या चीफ मिनिस्टर साहब के लिए या प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए, हमारे लिए
ہمارے شہری, ہماری پولیس, ہمارے تمام لوگ ایک جیسے ہمارے بھائی ہیں. ہمارے لیے تمام بالکل ہے. اور شہباز گل صاحب کیونکہ میڈیا بھی اس کو کور کرا اور آئی ایم شور آپ بھی جو اس کو دیکھ رہے ہوں گے, جو اس کے کچھ پہلو سامنے آئے ہیں. اس بچے کا انٹرویو جو کہ اس گاڑی میں تھا, اس نے کہا کہ ہم سے آ کے جب بات کی گئی تو ابا نے یہ بھی کہا کہ پیسے لے لیں لیکن ہمیں چھوڑ دیں, لیکن اس کے بعد وہ فائرنگ کی گئی. اینی شاہدین کا بھی جو موقف ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو بادی نظر میں تو ایسا لگتا ہے کہ سی ٹی ڈی سے غلط کارروائی ہوئی ہے اور اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کیونکہ ان کے بیانات میں بھی تضاد آتے رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم سب اس بات کی, ہم پہ یہ سب سے پہلی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے شہریوں کا تحفظ کریں, اور اس پروسیس میں اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے تو اس کی غلطی کے مطابق سزا ملنی چاہیے, اور سچ بولنا چاہیے, عوام کے سامنے سچ آنا چاہیے. نہ وہ سچ جو ہے وہ کسی پولیٹیکل پرسنالٹیز کو چھپانا چاہیے, نہ ہی کسی لا انفورسمنٹ کو چھپانا چاہیے. عوام کا حق ہے کہ وہ سچ کو جانے. تو اس کی انویسٹیگیشن پر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ٹی بنائی گئی ہے, تو شہباز صاحب ذرا بتائیے گا جی آئی ٹی میں کون کون ہوگا, کیونکہ پولیس اگر اپنی تحقیقات انویسٹیگیشن کرے گی تو وہ بائسڈ ہو سکتی ہے. ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہمارے سامنے ہے, تحریک انصاف بار بار کہتی رہی ہے کہ پولیس انویسٹیگیشن کیسے کر سکتی ہے اپنے لوگوں کے خلاف. تو جی آئی ٹی میں کون کون ہوگا جو کہ اس کی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے تحقیقات کرے گا؟ جی, اس میں پولیس کے لوگ نہیں ہوں گے صرف, اس میں پولیس کے علاوہ اس میں تمام جو بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ہماری, ان کے لوگ اس میں شامل ہوں گے. اس میں آئی ایس آئی سے بھی ہوں گے, ایم آئی سے بھی ہوں گے, اس میں آئی بی سے بھی ہوں گے. اس میں تمام سائٹ سے جو امپورٹنٹ جو ہمارے پاس ایجنسیز موجود ہیں اس کے لوگ ہوں گے. وہ اس کو تھارو انویسٹیگیٹ کریں گے, اور جو سچ ہوگا, اسی لیے ہم نے یہ اریسٹ کروانے کا فیصلہ کیا ہے. اسی لیے چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ ان کو ڈیٹین کیا جائے, انویسٹیگیٹ کیا جائے, اور اگر غلطی اس طرف ہے, پولیس کی طرف ہے, جو کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں بادیوں نظر میں اس ٹائم پہ نظر آ رہی ہے, تو جس کی بھی غلطی اس کو قانون کے مطابق سزا دیں گے. یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ چیف منسٹر صاحب ابھی تھوڑی دیر میں یا وہ پہنچ چکے ہوں گے ساحیوال, یا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر شہباز گل وزیر اعلیٰ کے ترجمان اس وقت ہمارے ساتھ تھے. کہہ رہے اریسٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے چیف منسٹر صاحب کی جانب سے, اور جو سی ٹی ڈی کے آفیشلز ملوث تھے ان کو ڈیٹین بھی کر لیا گیا ہے. پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک, اس کے بعد ملٹری کورٹس کا بڑا معاملہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم ووٹ نہیں کریں گے اس ایشو پر, اس کی توسیع میں. فوجی عدالتوں کی مدت میں ایک بار پھر توسیع ہوگی یا نہیں, اس بار یہ معاملہ آسانی سے حل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. 2015 میں فوجی عدالتوں کے قیام اور 2017 میں توسیع کے وقت تقریباً تمام سیاسی جماعتیں فوجی عدالتوں کی حمایت میں تھیں, مگر اب اس بار سیاسی جماعتیں تقسیم ہیں. حکومتی جماعت پاکستان تحریک انصاف فوجی عدالتوں کی حامی ہے, اور نون لیگ نے بھی اس معاملے پر حکومت کو سپورٹ کرنے کا اشارہ دیا ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع کی مخالفت کا اعلان کر دیا ہے. فوجی عدالتوں سے متعلق پاک فوج کی کیا رائے ہے, ترجمان پاک فوج میجر جنرل آصف غفور نے کل اس حوالے سے اپنی اظہار کیا. یہ کہنا کہ ملٹری کورٹس جو ہے وہ کسی یا آرمی کی خواہش ہے یا صرف ایک ادارے کی خواہش ہے, تو ایسی بات نہیں ہے. یہ ایک کنسنسس ڈیسیژن تھا جو کہ پارلیمنٹ نے لیا. 717 کیسز میں سے ملٹری کورٹس نے 4 سال میں 646 کیسز جو ہیں وہ فائنلائز کیے. ان میں سے 345 کو ڈیتھ پینلٹی ہوئی اور صرف 56 ایگزیکیوٹ ہوئے ہیں, اور اس میں سے بھی اوور 45 رد الفساد کے دوران جو ہے ان کی ایگزیکیوشن ہوئی ہے. ہمارا سسٹم اتنا سلو ہے کہ ابھی تک 345 میں سے صرف 56 کیسز جو ہیں وہ فائنلائز ہوئے ہیں, اور باقی سارے کیسز جو ہیں ابھی تک پروسیس میں ہیں. کب تک یہ پروسیس چلتا ہے, کیونکہ سسٹم سلو ہے. تو ہمیں جو اپنا کرمنل جوڈیشل سسٹم ہے اس میں ریفارمز کی بہت ضرورت ہے. جس وقت یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو آئی ایم شور کہ یہ کیسز وہاں پہ چلا کر. ڈی جی آئی اسپیار کہہ رہے ہیں کہ فوجی عدالتیں پاک فوج کی خواہش نہیں بلکہ مشترکہ قومی فیصلہ تھا, مگر اب پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ ملٹری کورٹس کی مدت میں توسیع کی مزید حمایت نہیں کی جا سکتی. رہنما پاکستان پیپلز پارٹی فرت اللہ بابر نے کل پریس کانفرنس میں اس کا اعلان کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی ہے, یہ خوش آئند بات ہے, اور اگر کمی آئی ہے there is no justification for military court. یہ جو غیر معمولی قوانین نافذ ہوتے ہیں غیر معمولی حالات میں, جب ان کو توسیع دی جاتی ہے تو کچھ عرصے کے بعد ان قوانین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ویسٹڈ انٹرسٹ کریٹ ہو جاتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان کی جوڈیشری ملٹرائز ہو جائے اور ملٹری بیکمز جوڈیشلائزڈ. فوجی عدالت کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا گیا ہے ٹو جسٹیفائی لاپتہ افراد.
फौजी अदालतों की तौसी के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गेम चेंजर का किरदार अदा कर सकती है, जिसकी सेनेट में 20 नशिस्तें हैं। 2015 में तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मिलिट्री कोर्ट्स के हक में वोट देने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बार नो मोर का फैसला किया है, मगर नून लीग इस हवाले से अब तक कोई हतमी फैसला नहीं किया। ताहम पीर को कौमी असम्बली से खिताब में नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने फौजी अदालतों की जरूरत पर जोर देते हुए कहा था कि अगर वफाकी हुकूमत राब्ता करे तो तौसी के हक में वोट दिया जा सकता है। हुकूमत जब राब्ता करेगी तो उसके बारे में हम ज़रूर इसके ऊपर सोच विचार करेंगे, लेकिन सिर्फ याद दहानी के लिए कि ये PMLN की गवर्नमेंट थी, मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, जिसने फ़ौजी अदालतों के क़याम के लिए एक ये इनिशिएटिव लिया और मिलिट्री कोर्ट्स ने उस ज़माने में जो बनी उसका एक खौफ पैदा हुआ, खौफ तारी हुआ और उसके नतीजे में जो दहशतगर्दी में बहुत कमी आई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेनेट में 33 नशिस्तें हैं और नून लीग की हिमायत से फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी की राह हमवार हो सकती है, मगर ये एक मामला नहीं है जिस पर हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में महाजराई जोर पकड़ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब ये खदशात भी है कि हुकूमत 18वीं तरमीम को रोल बैक करना चाहती है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब सूबे के क़याम का मुतालबा करते हुए खदशे का भी इजहार किया है कि हुकूमत अब इस मामले पर संजीदा नहीं है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फरतुल्लाह बाबर साहब और हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इफ्तिखार दुरानी साहब, जो कि स्पेशल असिस्टेंट हैं वजीर आजम के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फरतुल्लाह बाबर साहब, कल पीपल्स पार्टी ने यह फैसला कर लिया है कि मिलिट्री कोर्ट्स में मजीद तौसी के लिए पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी। ये फैसला क्यों किया गया है फरतुल्लाह बाबर साहब? क्योंकि पहले पार्लियामेंट ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मिलिट्री कोर्ट्स की अप्रूवल दी, बाद में जो तौसी हुई उसमें भी पीपल्स पार्टी समेत दूसरी जमातें शामिल थी। ये दुरुस्त है कि पार्लियामान ने इसकी तोसी की थी और पार्लियामान ने ये भी कहा था कि इसमें सनसेट क्लास होगा 2 साल के लिए, और हमने भी इसकी तोसी की थी। और जब दूसरी बार इसको एक्सटेंशन मिल रही थी तो हमने भी बादिल नाखास्ता इसकी तोसी कर दी थी। अब 4 साल हो गए हैं। अब पीपल्स पार्टी ने बड़े सोच विचार के बाद, ये कोई वन ऑफ स्टेटमेंट नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ 26 दिसंबर को, इस पर तफसीली बहस हुई और 50 से ज़ायद के मेंबरान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर कहा कि नो। अब आप पूछेंगे क्यों नो? मैं आपको बताऊं, वजह यह है कि 4 साल के तजर्बात में हमने देख लिया है, पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले इसके ऊपर आए हैं, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस ने इस पर ऑब्जर्वेशंस दी हैं और हमने अपनी आंखों से मुशाहिदा भी किया है। इफ्तिखार दुरानी साहब ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी तो सपोर्ट नहीं करेगी, लेकिन पार्लियामेंट को भी इसमें तौसीन नहीं करनी चाहिए। अब हुकूमत तो कर चुकी है सपोर्ट इसको, वो कह रहे हैं कि इस पर एक्सटेंशन होगी। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब भी इशारा दे चुके हैं कि कामयाबी से हमने देखा है कि मिलिट्री कोर्ट्स की वजह से दहशतगर्दी में कमी आई है। क्या करेगी हुकूमत? क्योंकि जाहिर सी बात है नंबर गेम में भी इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इसमें तौसी करनी है तो पीपल्स पार्टी की जरूरत तो आपको होगी। इस वक्त भी इंटरमीडिएट पीरियड के लिए चाहिए आपको, जब तक आपके जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म नहीं होते, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म नहीं होगा, तो आपको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो कि जुडिशल सिस्टम में जिसको आप सपोर्ट करेंगे ताकि ये मेंटेन रहे। अभी तो इसमें खदशा है। फरतुल्लाह बाबर साहब के पास कोई इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है जिससे वो ये गारंटी करेंगे कि ठीक है हम ये ख़त्म कर देते हैं, लेकिन वो जो मिलिटेंसी है, वो फियर फैक्टर, वो जो हमने क्रिएट किया थ्रू द कोर्ट और उसको रिड्यूस किया, उसको ये गारंटी करते हैं तो बिल्कुल ठीक है। पार्लियामान में आके बता दें कि जी बिल्कुल ख़त्म करें, हम गारंटी करते हैं पाकिस्तान में कि ये नहीं होगा, फिर तो बिल्कुल जायज़ बात है। हम भी इनके साथ थे। अगर आप हमारे लीडरान की भी स्टेटमेंट उठाएं जब ये इंडोर्स के, कोई फेल वो नहीं था, पसंदीदा फेल किसी का भी नहीं था। मैं इसी पर आ रहा था, किसी भी जमात ने ये नहीं कहा था कि ये जबरदस्त कानून है, होना चाहिए। सब ने कहा कि ये वक्त की जरूरत इसलिए होना चाहिए, लेकिन इस दौरान फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेहतर करने का जिम्मेदारी भी इदारों पे और खास तौर पे पार्लियामेंट पे होनी चाहिए। लीगल सिस्टम आप बेहतर करें, लेजिस्लेशन लेकर आए, वो क्यों नहीं किया 4 साल में? देखें जी, इस हमसे पहले जो हुकूमत थी 2 तिहाई अक्सरियत उनके पास थी, उनकी विल की कमी थी जिन्होंने नहीं किया। 2 तिहाई तो नहीं थी उनके पास अक्सरियत, वरना तो वो सारे कानून पास करवा लेते तकरीबन। मतलब कि दे हैड फेयर मेजॉरिटी शेयर, जो अब उन्होंने नवाज शरीफ साहब को अहल करना था तो उन्होंने करवा दिया था। वो अगर उन्होंने ये काम भी करवाना था तो ये भी करवा सकते थे, लेकिन
उनकी उस तरह की विल नहीं है। हमने उस पर होमवर्क किया हुआ है, हमने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे, बल्कि अभी जो हमारे नए चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमिटमेंट है इसके ऊपर। हम मिलके काम करेंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ये इसमें देखिए ये बात तो तय है ना, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल, इस बात में तो इत्तेफाक है। Exactly. तो जितनी मेहनत आप दूसरी पार्टीज को कन्विंस करने में करेंगे, आप क्यों नहीं लेके बैठते कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जहां जहां कमी पेशी है उसको बेहतर बनाए? इस पर फोकस नहीं होना चाहिए आपके ख्याल में इस वक्त? हमारा फोकस बिल्कुल वही है, लेकिन आपको शहजाद भाई एक इंटरमीडिएट पीरियड तो चाहिए ना, जिसमें पहले 2 साल फिर 2 साल, नहीं, अब नहीं, मज़ीद नहीं, 2 नहीं, साल, नहीं, मतलब नहीं, कितना नहीं, पीरियड चाहिए? मेरा तो पहले ख्याल- 2 साल में भी यही कहा था ना कि इसके बाद हम अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बेहतर कर लेंगे, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन हमारी पार्टी की कमिटमेंट है इसके ऊपर, हमने वर्किंग की हुई है। फ़रोग नसीम साहब ने आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया हुआ है कि हमारा जो मुसवदा है ऑलमोस्ट वी आर रेडी टू गो, किसी वक्त भी हम उसको अगले सेशन में हम उसको प्रेजेंट कर देंगे और उसको रिप्लेस करने में कि नेचुरली एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस भी हैं, तो थोड़ा सा टाइम पीरियड आपको चाहिए होगा और उसके बाद देन वी आर गुड टू गो। फरतौर बाबा साहब, क्योंकि अब तो एक जॉइंट ऑपोजिशन भी बनती नजर आ रही है, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब की मुलाकात भी हुई है, तो शहबाज शरीफ साहब को भी आपने सुना है, वो कहते हैं कि इसका फायदा तो हुआ है, दहशतगर्दी में जो कमी हुई है वो डिटरेंस पैदा हुआ है इस मिलिट्री कोर्ट की वजह से, क्योंकि स्पीडी जस्टिस यहाँ पे मिला है, तो इससे फायदा तो हुआ है। इफ्तिखार दुरानी साहब यही बात कर रहे हैं। देखिए जी, फ़ायदा हुआ है, दहशतगर्दी कम हो गई है। अगर कम हो गई है, देयर इज़ नो नीड फॉर दीज कोर्ट्स। दूसरा कि पार्लिमान ने कानून साजी, एक कानून साजी होती है और एक कानून के ऊपर अमल दरामद होता है। का पार्लिमान ने कानून साजी की है, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं। पार्लिमान ने कानून साजी की है कि बैंड मिलिटेंट आउटफिट्स दोबारा किसी और नाम से नहीं आएंगे। लेकिन क्या वजह है कि बैंड आउटफिट्स जो है पार्लिमान के कानून के बावजूद दूसरे नामों से खुलम खुला काम कर रहे हैं? तो पार्लिमान के कानून पर कवानीन मौजूद हैं, सख्त से सख्त कवानीन मौजूद हैं। नहीं तो फिर अगर कवानीन मौजूद है तो फिर किस लिए आप बात करते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेहतर करना है? बहुत सारे मसाइल हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का बड़ा मसला, सबसे बड़ा मसला तो ये है कि यहाँ पे कानून शहादत में जो कमजोरियां हैं, सर्कमस्टांशियल एविडेंस को माना नहीं जाता, आपको गवाही चाहिए। बड़े बड़े देखिए हमारे कानून में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो सबसे बड़ा नक्स अगर कोई पूछेगा, मैं कहूँगा नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज। कवानीन मौजूद हैं, उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। आप उन्हीं कवानीन पर अमल दरामद करें, आप फिर भी दहशतगर्दी को ख़त्म कर सकते हैं। जब ये किसका काम है? अमल दरामद कराना किसका काम है? अमल दरामद करना एग्जीक्यूटिव का काम है। अमल दरामद करना तमाम एग्जीक्यूटिव इदारों का काम है। एग्जीक्यूटिव आपके पास है, ये कह रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन का मसला है। और मैं आपको 2 चीजें कोट कर दूं, 2018 में पंजाब में भी हमने देखा विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ, 2013 में सिंध में हो चुका है, तो कुछ काम तो हुआ है। और ये कह रहे हैं कि अमल दरामद अब जो है उस पर काम करना है, लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि काफ़ी वज़न है गुफ्तगू में फ़रतुल्लाह बाबर साहब की, लेकिन अगर ये गुफ्तगू जो है पार्लियामान में इसको इंडोर्स करने से पहले कर देते, उस वक्त ये गुफ्तगू नहीं हुई। उस वक्त जो था आउट राइटली हम सब ने उसे नापसंदीदा फेल करार देते हुए भी इंडोर्स किया हुआ है। अभी वो टाइम आ गया है कि काफ़ी ज़्यादा लकूनास हैं जिसमें आपको प्रोसेसिंग में हेल्प चाहिए। दैट वाज द रीज़न कि ये लाया गया था। अगर होता तो हम क्यों ना उन गिवन कवानीन पे हमने क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया? उस वक्त भी तो हुकूमत थी, उसके पास भी इख्तियार मौजूद था, वो क्यों रोका गया वो सिस्टम? क्योंकि वो इफेक्टिव नहीं था। बात बिल्कुल ठीक है, हमारे पाकिस्तान में ओवरऑल ये जो फरजुल्लाह बाबर साहब ने बोली है बात, इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान है। हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत आपको लेजिस्लेशन की भी ज़रूरत है ताकि इसको ज़्यादा इफेक्टिव मौसर बनाया जाए। इम्प्लीमेंटेशन इज़ ओवरऑल एन इशू ऑफ एवरी सिंगल लॉ। ऐसा नहीं है कि हम स्पेसिफिक केस में बात करेंगे, ये फिर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम हो जाएगा। तो मुझे ये बताएं कि आप जैसे नजरियाती लोग पीपल्स पार्टी में मौजूद हैं जो कि असूली तौर पे इख्तलाफ करते होंगे, लेकिन आपकी जमात इस पर असूली इख्तलाफ कर रही है या ये वक्त की जरूरत है? और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि इस वक्त जरदारी साहब के खिलाफ जो केसेस हैं, जो JIT की रिपोर्ट्स आ रही हैं फेक अकाउंट केसेस में, उसके बाद हमने सुनना शुरू किया कि 18वीं तरमीम में की वजह से हम पे दबाव डाल रहा है। अब ये मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला आया, और इससे पहले आपको याद होगा जब ये सिंध में ब्यूरोक्रेट्स को उठाया जा रहा था या दबाव उस वक्त पीपल्स पार्टी के लोगों पे था, तब भी आप बार बार रेंजर्स की जो इख्तियारात में तोसी है उसको एक इशू बना लेते थे। आखिरी वक्त खत्म हो जाता था और बड़े मिन्नतें करनी पड़ती थी वफाक को, फिर जाके उसकी तोसी होती थी। अब आजकल आप देखिए, क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी पे कोई दबाव नहीं है, हमें तो पता भी नहीं चलता कि किस वक्त रेंजर्स की एक्सटेंशन की वो खत्म हुई है, किस वक्त तोसी हो जाती है, क्योंकि कोई सियासी मामला नहीं है। जब सियासी मामला होता है तो आप लोग इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को। आपने बहुत अच्छा सवाल किया और बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं। वो कहते हैं कि देखो पीपल्स पार्टी जो है इसको एक बारगेनिंग चिप के तौर, दीज आर द वर्ड्स जो मैं सुनता हूँ लोगों से, मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूं कि ये तो आपका बारगेनिंग चिप है। देखिए ये जो फैसला अब की बार हुआ है
جو محرکات اور وجوہات میں نے آپ کو بتا دی، لیکن اس فیصلے کی جو انڈورسمنٹ ہے وہ کیا ہوئی ہے؟ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی آف دا پارٹی، جس میں 50 سے زیادہ سینئر ممبران، جب وہ متفقہ طور پر فیصلہ کر دیں اور ریکارڈڈ ہو، منٹڈ ہو، ریکارڈڈ ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، جب پارٹی کا چیئرمین مور دین ہاف اے ڈزن ٹویٹس میں باقاعدہ اعلان کرتا ہو کہ فوجی عدالتیں منظور نہیں ہیں، ان میں توسیع نہیں کریں گے، اور جب in all the press statements and press conferences, the one like the last night اگر اس کے باوجود فرض محال آپ کا یہ خدشہ ثابت ہو جائے کہ ہاں دیکھو کوئی وجہ ہے، کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اتنی باتوں کے باوجود، ایشورنس کے باوجود، خدا نہ خواستہ اگر پیپلز پارٹی انحراف کرتی ہے اور 180 ڈگری یو ٹرن لیتی ہے، سپوزنگ ایسا ہو جائے، تو what do you think what will happen? You see people like us، ہماری طرح کے لوگ اور پارٹی میں سوال کریں گے کہ نو ہولڈ آن، نہیں طرح کے لوگ جو ہے رضا ربانی صاحب وہ تو آنسو بھی بہا جناب چکے میری ہیں بات اس اوپر، لیکن پھر بھی پاس کرتے میری ہیں بات سنیں، میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ سپوزنگ اب یہ ووٹنگ کے لیے آ جائے، سپوزنگ، اور آئین یہ اب کہتا ہے 18ویں ترمیم کے بعد کہ اگر کوئی پارٹی کا ممبر اپنی پارٹی کی مرضی کے خلاف آئینی ترمیمی بل پر سے انکار کرتا ہے تو اس کی ممبرشپ ختم ہو جاتی ہے۔ سپوزنگ ہمارے پارلیمان کے اندر کوئی ممبران ہے، سپوزنگ، اور وہ اپنی ضمیر کی وجہ سے وہ کہیں کہ ہم دستخط نہیں کرتے، پارٹی ان کے ساتھ کیا کر سکتی ہے؟ آپ کو پورا اعتماد ہے کہ آپ کی پارٹی اس کو بارگیننگ چپ کے طور پہ نہیں استعمال کر رہی، آپ کی لیڈرشپ خاص طور پہ؟ مجھے پورا اعتماد ہے، اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا I'll be extremely disappointed, I can't imagine۔ کیونکہ آپ اس بات سے اتفاق کریں گے اگر آپ اتنا بڑا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ رینجرز کی جو توسیع والا معاملہ تھا اس پر بارگیننگ چپ کے طور پہ ہی استعمال ہوتا تھا، ایز آئی سیڈ اب تو آپ کو بھی نہیں پتہ چلتا، نہ میڈیا کو پتہ چلتا کہ کب ایکسٹینشن ختم ہوئی کب نہیں ایکسٹینشن مل گئی، کیونکہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیے جو رینجرز والا تھا، if I recall correctly، جب رینجرز کی بات ہو رہی تھی، جب رینجرز نے اپنے حدود سے تجاوز کیا اور سندھ حکومت نے بار بار کہا کہ تجاوز کر رہی ہے، ان کے پاس اور کیا انسٹرومنٹ تھا؟ یہی انسٹرومنٹ تھا to withhold further extension from that, and when the provincial government thought that now کہ اب یہ اپنی جگہ پر آ گئے ہیں تو all right۔ صحیح۔ افتخار درانی صاحب، لاسٹ کویشچن، کیا پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں جو اس کے خلاف ہیں اس وقت ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں جی، وقت کی ضرورت ہے۔ فرد اللہ بابر صاحب کے کنسرن بالکل جائز ہیں، وہ بالکل سیٹسفائی ہونے چاہیے، یہ آئیڈیل انسٹرومنٹ نہیں ہے، لیکن بحالت مجبوری ہمیں کرنا پڑے گا، ہم اپروچ کریں گے، بالکل ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے، اور انٹرم پیریڈ میں ود اے سن سیٹ کلاس آلریڈی ہے، دوبارہ کے دینا پڑے گا، اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اس کے اوپر اور کریں گے۔ ایک بڑا اہم مثال محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو کیس ہے، جو 2 پولیس آفیسرز تھے جن کے اوپر تھا کہ جگہ دھو دی اور ایویڈنس مٹ گیا، ان وجہ سے وہ اس وقت اریسٹڈ ہیں، جو ملزمان تھے اس میں جن کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ سرکمسٹانشل ایویڈنس تھا، فورنسک ایویڈنس تھا، وہ اس وقت رہا ہے، ان کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ بڑی اہم بات ہے یہ۔ That's true کہ وہ تبھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ بھئی اس مقدمے کو جو ہم نے اپیل کی ہے اس کا جلد فیصلہ کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ وقتی طور پہ جو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس تھا وہ تو دور ہو چکا ہے، کیونکہ چائنا، UAE اور سعودی عرب سے پاکستان کو پیسے ملے ہیں، لیکن اس وقت بھی جو اعداد و شمار ہیں اور جو 2 بڑے ڈیفیسٹس ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور فسکل ڈیفیسٹ، وہ حکومت کے لیے یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ جو نئے نمبرز آئے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ پچھلے سال کا جو 6 مہینے کا پیریڈ تھا اور یہ جو 6 مہینے اس میں صرف $400 ملین سے ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کیا ہے، یعنی کہ جو ہم ٹارگٹ کر رہے تھے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس سال $12 ارب ہوگا، وہ ٹارگٹ اب بہت آپٹیمسٹک نظر آتا ہے، اور اگر ہمیں یہ اچیو کرنا ہے تو ہمیں ایکسپورٹس کو خاطر خواہ تیزی سے بڑھانا پڑے گا، امپورٹ کو کم کرنا پڑے گا۔ لیکن ایکسپورٹ کے حوالے سے آج رزاق داؤد صاحب نے یہ بات تو کی ہے کہ $27 ارب ہم اچیو کریں گے، لیکن جو نمبرز اب تک ہمارے سامنے آئے ایکسپورٹس کے، وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ 6 ماہ میں صرف 2% کا اضافہ ہوا ہے 35% ڈی ویلیویشن کے باوجود۔ دوسری طرف جو فسکل چیلنج ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور جس کی وجہ سے حکومت اب ایک اور بجٹ بھی لے کر آ رہی ہے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خرم حسین صاحب موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں جوائن کریں اکانومسٹ مزمل اسلم۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ خرم حسین صاحب، آج یہ کہا ہے عبدالرزاق صاحب نے جو کہ مشیر ہیں وزیر اعظم کے، کہ $27 ارب پر ہماری ایکسپورٹس ہوں گی اس سال، یہ کیسے ممکن نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیونکہ ڈی ویلیوشن کے باوجود اب تک کے جو نمبرز آئے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ 6 ماہ میں صرف 2% کا اضافہ ہوا ہے ایکسپورٹس میں۔ یہ بات درست ہے کہ ڈسمبر ٹو ڈسمبر اگر کمپیئر کریں تو 5-5.5% کا اضافہ ہوا ہے، بٹ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسبل ہے؟ دیکھیں ابھی تک مشکل لگ رہا ہے کہ یہ فگر پاسبل ہوگا، لیکن پھر بھی ابھی تک ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ تو دسمبر تک ہے، تو 6 ماہ باقی ہے جون تک، اور ہو سکتا ہے کہ رزاق داؤد صاحب کے پاس کوئی اور پروجیکشنز موجود ہیں جو ابھی انہوں نے دکھائی نہیں ہے ہمیں، لیکن
जिनके तहत वो ये देख रहे हैं कि सब्सिडीज जो दी गई हैं, गैस की जो प्राइसिंग सब्सिडी मिसाल के तौर मिली है अभी एक्सपोर्टर्स को, वो अभी से शुरू होएगी, उसकी एक्चुअल डिसबर्समेंट इस महीने के बिल्स में शुरू होएगी। और नंबर 2 के गवर्नमेंट ने हमारी मालूमात के मुताबिक एक कोई प्लान बनाया हुआ है सेल्स टैक्स रिफंड्स का, जो एक एक्सपोर्ट कम्युनिटी की बहुत पुरानी रिक्वायरमेंट रही है कि अगर एक दफ़ा वो भी अगर प्रोसेस होने शुरू हो जाए तो हो सकता है कि उनके फिर लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स जो है एक्सपोर्टर्स के वो भी काफ़ी हद तक एड्रेस हो जाएंगे। हो सकता है, अगेन पॉसिबल है कि दाऊद साहब के पास जो नंबर्स हैं या प्रोजेक्शंस हैं, उन्होंने इन चीज़ों का इम्पैक्ट को लेके फिर कैलकुलेट किया और प्रोजेक्ट किए अपने बाकी 6 माह के लिए एक्सपोर्ट्स, और उसकी बुनियाद पर उन्होंने निकाला है। लेकिन मुझे तो ये टारगेट जो फिगर वो दे रहे हैं वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है फिलहाल। मुज़म्मिल साहब, आपको क्या लगता है कि अगर रिफंड्स का मामला बॉन्ड्स के थ्रू हल हो जाए और इसके अलावा जो डिवैल्यूएशन हुई है उससे क्या हम अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं 27 अरब डॉलर? क्योंकि हमें यह भी देखना है कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो पिछले साल की तरह 5.8% से कम होगी यकीनन, और इसके अलावा जो ग्लोबल स्लो डाउन है, फिच की रिपोर्ट भी बता चुकी है ग्लोबल स्लो डाउन है, तो ये मुमकिन नहीं है फिच की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपोर्ट्स में बहुत तेजी से इजाफा हो। आपको क्या लगता है? देखें, जो मेरा अपना कैलकुलेशन ये कहती है कि चाइना ने पाकिस्तान को कहा था कि हम आपसे इसी माली साल में एक्सपोर्ट्स को डबल कर देंगे। तो चाइना को हम 1 अरब डॉलर की रफली एक्सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम 2-2.5 अरब डॉलर की कर देंगे। और उसमें सुनने भी आ रहा है कि जो 2 चीज़ें वो पाकिस्तान से मंगाएंगे, एक आलू और एक चावल। तो ये 2 चीज़ों से जो है वो कह रहे थे हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो 1 अरब डॉलर का कुशन वहाँ से मिल जाएगा। बाकी जो है क्योंकि हमें सफ़र पिछले साल हमारी 23-24 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी, इस साल हमें 27 अरब डॉलर करनी है। तो 27 और 24 में 3 अरब डॉलर का फर्क है, तो 1 अरब डॉलर तो चाइना पूरा कर देगा। बाकी 2 अरब डॉलर के लिए जान मारनी है, इतना मुश्किल टारगेट नहीं है जितनी डिवैल्यूएशन हुई है और एक्सपोर्टर्स को पैकेजेस दे रहे हैं। दूसरा एक और चीज भी क्रैक डाउन कर रहे हैं आजकल के, कोई एक्सपोर्टर अंडर इनवॉइस तो नहीं कर रहा, तो 400-500 मिलियन डॉलर जो है ये इस तरीके से भी बढ़वा लेंगे, जो एक्सपोर्टर्स बाहर पैसा रुकवा के मंगवा लेते थे इस तरह करके। तो मुश्किल नहीं है, लेकिन 27 अरब डॉलर जो है जितना हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा नंबर है, वो पाकिस्तान के लिए वो भी काफी नहीं है। हमें जो है 35 अरब डॉलर पे पहुंचना है अगले 1-2 साल के अंदर, वरना हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो 18 अरब डॉलर का है, जैसे आपने बताया, वो हमें खा जाएगा। इसमें मैं आपकी राय भी चाहूंगा खुर्रम हुसैन साहब, क्योंकि असद उमर साहब ने कहा था कि बड़ा तेजी से करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे आ रहा है क्योंकि अब इंपोर्ट ड्यूटीज भी हमने बढ़ाई है, की वजह से इंपोर्ट कर्टेल होगी। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि 12 अरब डॉलर के आसपास होगा, क्योंकि 8 अरब डॉलर तो अभी ही 6 महीने में हो चुका है ये पूरा। जी 8 अरब तो पहुंच चुका है, और ज्यादातर जो भी इम्प्रूवमेंट आई है करंट अकाउंट डेफिसिट में, जो आप के पास भी डेटा है, जो दिसंबर का महीना है, पहली दफा हमने उसको नीचे जाते हुए देखा है काफी देर के बाद करंट अकाउंट डेफिसिट को। अब ये देखना है कि जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मार्च जो आने वाले महीने हैं उनमें ये वाली जो नीचे जाने की रफ्तार है वो मजीद और इसमें इजाफा होता है या कहाँ तक जाती है ये। लेकिन अभी तक जितनी इसमें कमी आई है करंट अकाउंट डेफिसिट में, ज्यादातर तो वो लग रहा है कि रेमिटेंसेस में एक $1 बिलियन का इंक्रीज था। आधे से ज्यादा जो डिक्लाइन है करंट अकाउंट डेफिसिट का वो रेमिटेंसेस की इंक्रीज की वजह से है, उसका ट्रेड से कोई ताल्लुक नहीं है। ट्रेड से थोड़ा सा है इन द सेंस के इंपोर्ट्स जो हैं वो भी काफी कम हुए हैं दिसंबर के महीने में। तो अगर ये दोनों चीजें कंबाइन हो जाए कि एक्सपोर्ट्स में थोड़ा सा इजाफा आ जाए, इंपोर्ट्स की जो नीचे की तरफ जा रही है अब वो भी चलती रहे लाइन अपनी डायरेक्शन में, और रेमिटेंसेस में भी अगर जो इंक्रीज हमने दिसंबर के महीने में देखा है अगर वो भी इंक्रीज इसी तरह रहे, तो पॉसिबल है कि करंट अकाउंट डेफिसिट में सिचुएशन काफी बेहतर हो जाएगी कंपेयर टू लास्ट ईयर। जो फिस्कल साइड पे चैलेंज है मुज़म्मिल असलम साहब, वो भी काफी बड़ा है, क्योंकि एक जो रेवेन्यू टारगेट था वो हम उससे पीछे हैं। 170-175 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है रेवेन्यू कलेक्शन में। असद उमर साहब कह रहे हैं कि आने वाले बजट में जो 23 तारीख को बजट आएगा उसमें बहुत ज्यादा कोई रेवेन्यू से रिलेटेड इकदाम नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर उस शॉर्टफॉल को कैसे दूर किया जाएगा। और अब जो ईसीसी की मीटिंग में एक नया फैसला किया है जिसका नोटिफिकेशन भी आ गया है कि जो इंपोर्टेड गाड़ियों की ड्यूटीज और टैक्सेस हैं जिस पर अब जो फॉरेन एक्सचेंज से पेमेंट की जाएगी, रुपी टर्म्स में नहीं की जाएगी पेमेंट, इससे भी जो इंपोर्ट कर्टेल होगी बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि टोटल इंपोर्ट गालिबन जो है वो 95 से 90 अरब रुपए तक की है इंपोर्टेड कार्स के जरिए जो हमें ड्यूटी और टैक्सेस मिलते हैं। देखिए मेरे ख्याल से आपने बड़ी अच्छी बात की। करंट अकाउंट डेफिसिट का जो है पिछले साल का क्राइसिस था वो तो अभी कम होते हुए नजर आ रहा है,
असल जो चैलेंज है गवर्नमेंट का वो फिस्कल डेफिसिट है, और फिस्कल डेफिसिट में आपको पता होगा कि पिछले साल 4.25% शरह सूद बढ़ा दी थी, उससे सिर्फ 850 अरब रुपए की गवर्नमेंट की डेट सर्विसिंग बढ़ गई हुई है। अब ये बजट कह रहे हैं हम मिनी बजट लाएंगे, 150 अरब इसमें टैक्स लगाएंगे। आपको याद होगा नवंबर में आते ही पीटीआई ने एक बजट दिया था, उसमें कहा था हम 200 अरब। तो ये 300 अरब के नए टैक्स लगाने के बाद 4% जो शरह सूद बढ़ाया, उससे 800 अरब रुपए का गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ गया है। और अब नैले पे दैला ये कि आप 150 अरब रुपए का बजट ला रहे हैं, और ये जो गाड़ियों पे जो इन्होंने इकदाम किए हैं उससे हुकूमत को सीधा सीधा अगले 6 माह में 50 अरब रुपए की हिट पड़ जाएगी। तो ये हुकूमत जो है एक जिसे कहते हैं स्पाइरल, वो जो है उसमें घूमे जा रही है, और फिस्कल डेफिसिट की इनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। और दूसरी बात ये कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये एट दिस टाइम आपकी जो रेवेन्यू जनरेटिंग एक मशीन थी, ये चीज इसको फौरन और एक ही दिन में नोटिफिकेशन देने की क्या जरूरत थी, इसके पीछे कोई लॉजिक समझ नहीं आया। इसको अगर करते फेज आउट कर लेते, जून तक ले जाते, अपना उल्लू तो सीधा करते। तो ये जो यहाँ पे मुझे हुकूमत की जो है ना बहुत ज्यादा प्लानिंग पे फुकदान नजर आ रहा है, और ये इनको बैकफायर करेगी और काफी बुरे तरीके से बैकफायर। ये बड़ी कैच 22 सिचुएशन है खुर्रम हुसैन साहब के हम कोशिश कर रहे हैं कि इंपोर्ट कर्टेल हो, जैसे अभी गाड़ियों की जो इंपोर्ट है उस पर हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि अब इसकी जो टैक्सेस और ड्यूटीज में जो पेमेंट है फॉरेन एक्सचेंज के जरिए होगी। इसके अलावा भी हम इंपोर्ट कर्टेल करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा खासा जो ड्यूटी कलेक्शन और टैक्स कलेक्शन इंपोर्ट स्टेज पे होता था, जब वो कम होगा तो हम अचीव कैसे करेंगे अपने रेवेन्यू टारगेट, क्योंकि पीएमएल गवर्नमेंट ने तो हमने देखा है कि बहुत हद तक जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसके जरिए ही अचीव किए थे टारगेट्स। शहजाद मुझे नहीं पता। ओके, आप दुरुस्त सवाल उठा रहे हैं कि ये एक डायलेमा है गवर्नमेंट के लिए कि जब वो इंपोर्ट्स को कम करने की तरफ चलते हैं तो उसका रेवेन्यूज पे इम्पैक्ट आता है, क्योंकि ज्यादातर हमारे रेवेन्यूज कलेक्ट ही इंपोर्ट स्टेज पे होते हैं पाकिस्तान के। लेकिन अगर वो इंपोर्ट्स को चढ़ाए तो उसका रेवेन्यूज पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, लेकिन आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो आपके रिजर्व्स गिरने शुरू हो जाते हैं। ये तो अब एक डायलेमा है जिसमें गवर्नमेंट फंसी हुई है, एंड इसको एड्रेस आप एक हद तक कर सकते हैं थ्रू स्टॉप कैप मेजर इसी किस्म के, जो अभी इंपोर्ट्स को जो कर्टेल किया जा रहा है। और आपने एक एग्जांपल लिया है गाड़ियों का, लेकिन तमाम और जो भी एग्जांपल्स हैं, रेगुलेटरी ड्यूटीज जो लगाई गई हैं और जिस तरीके से सो कॉल्ड नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स को डिस्करेज करने की कोशिश की गई है, ये सारे टेम्पररी मेजर्स हैं। इनकी ये आप एक पॉलिसी रिस्पॉन्स नहीं इसको समझ सकते, ये एक इमरजेंसी किस्म का रिस्पॉन्स है। और बेसिकली इनका मकसद है कि रिजर्व जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इरोड हो रहे हैं पाकिस्तान के, जो कम होते चले जा रहे हैं, उस सिचुएशन को काबू में लेके आए, क्योंकि ये सिचुएशन आपको बहुत शॉर्ट टर्म में एक फाइनेंशियल क्राइसिस में पहुंचा सकती है। लेकिन ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी रिस्पॉन्स नहीं है। वो पॉलिसी रिस्पॉन्स तो ये सारी टेम्पररी मेजर्स से एक इमरजेंसी सिचुएशन को काबू में लाने के बाद आपको एक फॉरवर्ड डायरेक्शन निकालनी होगी। तो वहां तक तो अभी हम पहुंचे ही नहीं है। और ये सारी जो सवाल जो आप उठा रहे हैं, ये लाजिम इंटरनल भी डिस्कस हो रहे होंगे गवर्नमेंट के अंदर, कि अगर कॉमर्स मिनिस्ट्री कह रही है कि यूज्ड कार इंपोर्ट्स के ऊपर आप ये वाली पाबंदियां लगाएं, जो उन्होंने पिछले साल लगाई थी, आपको याद होगा, लगाए और फिर विथड्रॉ कर ली गई थी अंडर प्रेशर फ्रॉम यूज्ड कार इंपोर्टर्स। अब उन्होंने दोबारा से उसको ट्राई किया है इम्पोज करना। तो लाजिम फाइनेंस मिनिस्ट्री में या एफटीआर में लोग बैठे होंगे जो कह रहे होंगे कि, क्योंकि तब भी यही हुआ था कि एफटीआर। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब। जो बड़े रिफॉर्म सी बातें इन दी एंड कोई और वे आउट नहीं होगा अगर इस टैक्स बेस को बड़ा ना किया जाए। पिछले साल भी 14 लाख लोगों ने टैक्स फाइल किया था, अगर इस टैक्स बेस को नहीं बढ़ाया गया तो बड़ी मुश्किलात होंगी। और जैसे खुर्रम हुसैन साहब कह रहे थे, फिर आपको जो मेजर्स लेने पड़ेंगे वो इमरजेंसी स्टॉप गैप मेजर्स होंगे, कोई रिफॉर्म्स नहीं होंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।